हाँ भाई मैं हारती हूँ जंग के लिए तैयार। तो भाई इस वीडियो में हम कर रहे होंगे पूरा का पूरा एसक्यूएल फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द एडवांस लेवल, ठीक है। और अगर अभी तक तुमने एसक्यूएल बिल्कुल भी नहीं किया है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक चीज करने की जरूरत है कि इससे पहले डीबीएमएस का लेक्चर देख लेना, वन शॉट देख लेना उसका, बहुत शॉर्ट में क्रिस्प में मैंने डीबीएमएस बता रखा है, तो डीबीएमएस समझ लेना पहले और उसके बाद इस वीडियो पे आना। उसके बाद तुम लोगों को टॉप लेवल क्लैरिटी इस अकेली वीडियो से मिल जाने वाली, ठीक है। और चाहे तुम एग्जाम के आधे घंटे पहले पढ़ रहे हो, 1 घंटे पहले पढ़ रहे हो या फिर कभी भी पढ़ रहे हो, इस वीडियो से तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तुम सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। और अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इवन इफ यू आर अ बिगिनर स्टिल, इस वीडियो से तुम्हें पूरी टॉप लेवल क्लैरिटी मिल जाएगी इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना। और सामने ही हमने खोल रखे अपने नोट्स ब्रेन बस्टर सीरीज के, आप लोगों को अगर नहीं पता बता दूं, हम ब्रेन बस्टर सीरीज हमारी पूरी पूरी सीरीज चल रही है क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। और इसमें यार अगर तुम लोगों को द टॉपर्स पैकेज खरीदना हो तो तुम लोग खरीद सकते हो, नीचे वेबसाइट का लिंक दे रखा हो, वहां से परचेज कर लेना। सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल जो भी है, रेदर देन सुमिता और इन सब में भागने की जगह एग्जाम के टाइम पर अगर तुम लोग क्रिस्प कॉन्साइज मटेरियल चाहिए और टू द पॉइंट चीजें चाहिए तो तुम लोग नोट्स परचेज कर सकते हो। 100+ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन, चीट शीट्स और भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो सब कुछ तुम्हारा एक साथ कंपाइल करके टॉपर्स पैकेज में तुम्हें मिल जाएगा। चेक कर लेना उसको, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और सामने यहाँ पे मैंने खोल रखा है माई एसक्यूएल का टर्मिनल अपना, ठीक है। तो यहाँ पे सामने सामने हम नोट्स देख रहे होंगे, माई एसक्यूएल के टर्मिनल में सामने सामने प्रैक्टिस कर रहे होंगे और देख रहे होंगे क्या क्या आउटपुट कैसे आता है और क्या क्या कमांड्स हमें डालनी होती है। और यार ये सीबीएसई 2024-25 का पूरा सिलेबस कवर कर रहे होंगे ये वाले नोट्स। तो अगर तुम लोगों को ये नोट्स चाहिए तो फिर कमेंट कर देना, फर्स्ट 50 पीपल को ये नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। और अगर तुम फर्स्ट 50 लाइक्स और कमेंट करने के बाद भी अगर तुम लोगों ने उसके बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो जाके यार तुम लोग मेरे को मेल कर सकते हो। अगर मैं फ्री हुआ या फिर मैंने मेल तुम्हारा देखा तो मैं तुम लोगों को नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा ऑन योर जीमेल। जीमेल किस पे भेजनी है तो asknitinpaliwal@gmail.com पे तुम लोग मुझे मेल भेज सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एसक्यूएल क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। हमारे यहाँ पे एसक्यूएल के बेसिक्स यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को ज़्यादा इजी से पढ़ने में आए सब कुछ। तो डीडीएल सबसे पहले बेसिक चीज़ आती है। डीडीएल क्या होता है, डीएमएल क्या होता है, डीसीएल क्या होता है। तो ये बेसिक चीज़ है, तुम्हें बस समझनी है। इसमें कमांड्स वगैरह का कोई रोल नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 या 3 मार्क्स का तुम्हें कि भाई डीडीएल डीएमएल की कमांड्स बता दो, डिफरेंस बता दो, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर डीडीएल डीएमएल होता क्या है तो इसकी पहले फुल फॉर्म याद कर लो। डीडीएल क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि जब भी आप लोग डेटा को डिफाइन कर रहे हो ना, डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हो उसकी, टेबल्स कॉलम्स कैसे कैसे क्या होगा ओवरऑल अरेंजमेंट, जब आप उसको डिफाइन कर रहे हो दैट विल बी कॉल्ड एज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस। तो जो भी डेटा को डिफाइन करने वाली होती हैं कमांड्स उसको हम बोलते हैं डीडीएल कमांड्स, ठीक है। तो फिर जैसे कि कमांड्स टू डिफाइन / मॉडिफाई डेटाबेस स्ट्रक्चर, डेटाबेस के ओवरऑल स्ट्रक्चर को जब हम चेंज कर रहे होते हैं, ऑल्टर कर रहे होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ चेंजेस ला रहे होते हैं या फिर डिफाइन कर रहे होते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं, उस केसेस में जो भी कमांड्स होती है उनको हम बोलते हैं डीडीएल कमांड्स, ठीक है। सिंपल है। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं यार, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम, ये सब कमांड्स जो है हमारी डीडीएल कमांड्स हैं। एंड इवन ये क्वेश्चन आपका हो सकता है एमसीक्यूज में आपसे पूछ ले कि भैया आपको बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीडीएल कमांड, और बाकी सब आपको उसमें डीडीएल कमांड सिर्फ एक है, बाकी सब आपको डीएमएल या फिर डीसीएल दे रखी है। तो आपको उसमें से पहचानना पड़ेगा कि यार डीडीएल कमांड कौन सी होती है। वो कमांड्स जो कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है ओवरऑल, ठीक है। जैसे कि अभी क्रिएट कमांड है, क्रिएट क्या करेगी, टेबल का स्ट्रक्चर बनाएगी, है ना। ऑल्टर क्या करेगी, ऑल्टर करेगी उसके टेबल के स्ट्रक्चर को, रोज में कॉलम्स में कोई चेंज करना है तो ऑल्टर से होगा। देन वी हैव ड्रॉप, ड्रॉप क्या करेगी, किसी कॉलम को हटाना है या फिर किसी रो को हटाना है तो ड्रॉप का यूज करेंगे। देन वी हैव ट्रंकेट, पूरे के पूरे डेटा को हटाना है तो फिर हम ट्रंकेट का यूज करेंगे। रीनेम यानी कि किसी डेटा को रीनेम करना है किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को तो फिर भी हम इसका यूज करेंगे। तो ये सब चीज़ होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। जब हमें डेटा को डिफाइन करना है अलग तरीके से देन वी यूज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ऑलराइट, क्लियर है। तो यहाँ पे साथ में आपको नोट्स में मैंने एक एक कमांड हर किसी की रखी है और साथ में एग्जाम्पल्स भी ऐड कर रखे ताकि तुम लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाए टॉप नॉच लेवल की कि कैसे कैसे कमांड्स देने। तो जैसे कि यहाँ पर क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स दिस। अब यहाँ पे यार सामने टर्मिनल खोल ही रखा है, तुम लोगों को पहले बेसिक से एकदम कमांड्स बताता हूँ। यहाँ पे तुम लोगों को डीडीएल डीएमएल के बेसिक्स है, कमांड्स यहाँ पे आ नहीं रही है, नीचे और ज़्यादा अच्छे से कमांड्स वगैरह सब कुछ डिस्क्राइब कर रखी है, बट थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। जैसे कि यार ये टर्मिनल सामने तुम्हें दिख रहा होगा, सबसे बेसिक कमांड जो कि तुम लोग एकदम अगर आप कुछ भी नहीं आता फिर भी तुम लोग कर सकते हो। अच्छा भैया इसको प्रैक्टिस किस में करेंगे तो जा सकते हो तुम डायरेक्टली एसक्यूएल का कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर खोल लो, ठीक है। सर्च मारो गूगल में कि एसक्यूएल ऑनलाइन कंपाइलर, तो उसमें आपको सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, प्रोग्रामिंग वगैरह, किसी में भी जाके आप उसको ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर सकते हो। और अगर आपके पास ये लैपटॉप वगैरह कुछ है या फिर सिस्टम है कोई तो फिर उस केस में आप डायरेक्टली इसमें माई एसक्यूएल का क्लाइंट सर्वर डाउनलोड कर सकते हो और उससे आप डायरेक्टली इससे इंटरैक्ट कर सकते हो। कमांड लाइन जो क्लाइंट होता है इसका उसको डाउनलोड कर सकते हो।
तो ये हुई बात है इससे रिलेटेड। अब कमांड्स के ऊपर आ जाता है। सबसे बेसिक कमांड जो तुम्हें डालनी है दैट इज शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस क्या करेगा कि जितने भी डेटाबेस उस सिस्टम के अंदर बन रखे हैं वो सारे डेटाबेसेस की लिस्ट दे देगा। अब बात को धीरे धीरे समझना, डेटाबेसेस क्या है, हम लोग मल्टीपल डेटाबेसेस बना सकते हैं, हम अलग अलग डेटाबेसेस बना सकते हैं, और जितनी भी टेबल्स हम बनाएंगे वो हम अपने हिसाब से किसी भी डेटाबेस को चूज करके उसमें रख सकते हैं। मान लेते हैं कि मैंने पूछा कि भैया शो डेटाबेसेस कराओ, क्या क्या डेटाबेसेस है, तो मैंने मान लो यहाँ पे एक कमांड डाली शो डेटा बेसिस। ठीक है, मैंने एक शो डेटा बेसिस की कमांड डाली और इसको सेमीकोलन से एंड कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ याद रखो, जब भी तुम्हारा MySQL या फिर जब भी तुम्हें इस फ्लो को क्वेरी वगैरह लिख रहे हो तो क्वेरी के एंड में तुम्हारा हमेशा सेमी कॉलन आएगा। इसको हमेशा ध्यान रखना। क्वेरी तुम्हारी तभी कंप्लीट होगी जब तुम आखिरी में सेमी कॉलन लगाओगे, जैसे कि मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा रखा है। तो ये थी मेरी क्वेरी, ये मैंने क्वेरी डाली, मैंने सिस्टम से पूछा कि भाई शो डेटाबेसेस, जितने भी डेटाबेसेस आपके पास हैं वो मुझे दिखा दो। अब ध्यान से समझना, जितने भी डेटाबेसेस यहाँ पे है ना, इसमें से हो सकता है किसी डेटाबेस में एक टेबल हो, किसी में दो हो, किसी में टेबल हो ही ना। ठीक है, तो हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं सिंपल, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस से, और बाकी इसके अंदर हम अलग अलग टेबल्स एग्जिस्ट कर सकती है एक ही डेटाबेस के अंदर। एक ही डेटाबेस के अंदर अलग अलग टेबल्स होती है तो हम उसको एक दूसरे से एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को धीरे धीरे ध्यान रखना। जैसे कि एक कंपनी नाम का एक डेटाबेस है, अब मान लो मुझे इनमें से किसी की टेबल देखनी है, मुझे मान लो कि लेट्स सपोज स्कूल, मुझे देखना है, मुझे स्कूल के अंदर जाना है, स्कूल वाला डेटाबेस में यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई ऐसी डिटेल मिली है जो कि मुझे स्कूल डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसमें मुझे टेबल बनानी है। ठीक है, समझ रहे हो तुम बात को, मतलब हमने स्कूल जो एक डेटाबेस है पूरा का पूरा और उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, और उन मल्टीपल टेबल्स में से अगर मैं एक और टेबल बढ़ाना चाहता हूँ या फिर चेंज करना चाहता हूँ या फिर उस पर कोई ऑल्टर करना चाहता हूँ कुछ चीज़ें, तो वो सब कुछ मैं कब करूँगा, जब मैं उस डेटाबेस के अंदर जाऊँगा। ठीक है, बहुत सारे डेटाबेसेस रखे हुए हैं और हर एक डेटाबेस में अलग अलग टेबल्स हैं, तो उन टेबल्स के पास जाने के लिए मुझे पहले डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा। डेटाबेस के अंदर कैसे जाएंगे, यूज़ कमांड से। जब भी आप यूज़ लिखोगे और डायरेक्टली डेटाबेस का नाम डाल दोगे तो फिर आप उस डेटाबेस के अंदर चले जाओगे। मान लो ये स्कूल है, तो ये स्कूल लिखा और सेमीकोलन से क्लोज किया, नीचे आगे डेटाबेस चेंज्ड। अब ये सिंपल तरीका तुम्हें समझ में आ गया कि भाई कोई डेटाबेस चाहिए तो फिर आप उसको सिंपली उसका नाम लिखो और वो डेटाबेस चेंज हो जाएगा, या फिर उस पर्टिकुलर डेटा को हम यूज डेटाबेस में आ जाएंगे। अब एक और चीज़ याद रखो, यहाँ पे जो ये आपकी MySQL की जो लैंग्वेज है, दिस इज नॉट केस सेंसिटिव, यानी कि यहाँ पे केस सेंसिटिव वाला कोई इशू नहीं है। आप लोग चाहे कैपिटलाइज करके लिखो कोई भी चीज़, आप स्मॉल लेटर्स में लिखो, आप कैसे भी लिखोगे वो एक ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि यार यहाँ पे आपको स्कूल जो दिख रहा है वो पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स में दिख रहा है, बट मैंने किस में लिखा था, कैपिटल लेटर्स में लिखा था, तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग चाहे क्वेरी लिख लो, तुम स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, बट जनरली एक ही ऐसा ट्रेंड रहता है कि हम कैसे हर चीज़ कैपिटल में लिखते हैं, हम जो भी क्वेरीज लिखते हैं वो कैपिटल में लिखी जाती हैं। तो तुम लोगों को एग्जाम में क्या करना है, कैपिटल में ही क्वेरी वगैरह अपनी लिख के आनी है। ठीक है, और यहाँ पे यूज स्कूल करके मैंने लिखा डेटाबेस चेंज। अब इस डेटाबेस के अंदर मान लो डेटाबेस, तो मैं इतना समझो कि जो डेटाबेस थे ना इतने सारे, अभी तक मेरे पास सब खुल के पड़े हुए थे, वो पूछ रहे थे कि भाई ये भी एक डेटाबेस है, ये भी एक डेटाबेस है, ये भी एक डेटाबेस है, आपको जाना किस में है। तो मैंने जब लिखा कि यूज स्कूल, तो ये जो स्कूल वाला डेटाबेस था मान लो यहाँ पे था, ये वाला स्कूल का डेटाबेस है, तो ये जो स्कूल का डेटाबेस था अब मैं उस डेटाबेस के अंदर आ चुका हूँ, उसको सिलेक्ट कर दिया। अब इस डेटाबेस के अंदर है अलग अलग टेबल्स। अब अगर मान लो मुझे पूछना है कि इसके अंदर कौन कौन सी टेबल है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपली शो टेबल्स। मैंने लिखा शो टेबल्स, तो इसके अंदर जो भी टेबल्स थी, इसके अंदर दो टेबल्स थी, तो वो दो टेबल्स इसने मेरे को दिखा दी कि भैया एक टेबल है आपकी सब्जेक्ट पेपर की और दूसरी है टीचर की। तो कुछ इस तरीके से छोटी छोटी कमांड्स वर्क कर रही होंगी। ठीक है, क्वेरी कैसे लिखी जाती है, आउटपुट कैसे आ रहा है, कुछ इसी फॉर्म में हमारा MySQL वगैरह वर्क करता है, और ये जो हमारा SQL है ओवरऑल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वो कुछ इस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, और कमांड्स जैसे बहुत सारी हैं, क्वेरीज बहुत सारी हैं, बेसिक्स से स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा करके सीखो, और थ्योरी के ऊपर भी पूरा ध्यान दो, जो भी चीज़ें बेसिक्स हैं, और साथ साथ में प्रैक्टिकली क्वेरी लिखनी कैसे उसके ऊपर भी तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, टेबल्स कैसे बनानी होती है, क्या क्या है। SQL मतलब मेरे हिसाब से बहुत स्कोरिंग चीज़ है, एक बार पढ़ लो, समझ लो कॉन्सेप्ट को, फिर तुम क्वेरी ईजिली लिख पाओगे। ठीक है, यहाँ पे अब देखो धीरे धीरे इसके क्रिएट डेटाबेस की कमांड है। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है, तो सब कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्रिएट टेबल, स्टूडेंट्स नाम की टेबल क्रिएट करी, एंड देन वी हैव स्टूडेंट आईडी इंट नेम वेर कैर दिस करके इस तरीके से कुछ एक कमांड लिखी हुई है। तो ये जो क्वेरी अगर आप इसको रन करोगे डायरेक्टली तो ये रन हो जाएगी। आपको क्रिएट टेबल लिखना है, फिर टेबल नेम डाल देना होता है, टेबल का क्या नाम है। जैसे कि यहाँ पे एक टेबल ऑलरेडी बनी हुई है सब्जेक्ट पेपर, तो इस सब्जेक्ट पेपर वाली टेबल को कैसे बनाया होगा, हमने लिखा हुआ क्रिएट टेबल सब्जेक्ट पेपर, और उसके ब्रैकेट में उसके जो भी आपको डालना है, मतलब जो भी आपके से कि कॉलम्स हैं आपको वो स्पेसिफाई करने होंगे। जैसे कि आईडी होगी इंटीजर में, नेम होगा वेर कैर में, ठीक है,
और ये सब कुछ जो भी है यार, अभी इसको स्ट्रेट लाइन में लिखा हुआ है, आपको कई बुकों में ये मल्टीपल लाइंस में भी लिखा हुआ दिखेगा, हम उस तरीके से भी देखेंगे कि मल्टीपल लाइंस में कैसे लिखना है, स्ट्रेट लाइन में वन लाइन में कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें वर्क करेंगी, मतलब आप अगर कोई कमांड को मल्टीपल लाइंस में लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है ना। और इसके बाद जाके तुम्हारा ऑल्टर टेबल की कमांड है, ड्रॉप की कमांड है। ऑल्टर टेबल क्या है, मॉडिफाई करने के लिए, कोई भी एक एग्जिस्टिंग चीज़ बना रखी है तुमने, उसको तुम्हें चेंज करना है, तो दैट विल बी डन बाय ऑल्टर। नेक्स्ट विल बी ड्रॉप। ड्रॉप मतलब कोई डेटाबेस को डिलीट करना है, हटाना है किसी डेटाबेस को, तो आप ड्रॉप कमांड यूज करोगे। ट्रंकेट करेगा, सारे का सारा रिकॉर्ड हटा देगा बिना स्ट्रक्चर हटाए, मतलब जो भी एक स्ट्रक्चर उसने बनाया कि भाई ये टेबल है, तो उसमें से सारा का सारा डेटा जो अंदर का था वो हटा दिया, उड़ा दिया, सिर्फ और सिर्फ उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है ना, मतलब डेटा हटा दिया, और बाकी अगर रोल नंबर, नेम, ये सब कॉलम्स वगैरह सब कुछ मेंटेन है अभी भी। देन वी हैव रीनेम। रीनेम क्या करेगा, डेटाबेस ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर देगा, जैसे कि ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स जो था उसको रीनेम कर दो, रीनेम टू लर्नर्स, लर्नर्स करके उसका नाम रख दो, स्टूडेंट्स का नाम, ठीक है। तो ये सब कुछ कमांड्स है, बेसिक सब कुछ आगे हम डिटेल में कर रहे होंगे, पहले मैं बेसिक से आपको ये सब डीडीएल और डीएमएल समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। डीडीएल का मतलब तुम्हें समझ में आ गया, जो भी डेटाबेस के ओवरऑल स्ट्रक्चर को चेंज करे। डीएमएल का क्या मतलब है कि जो मैनिपुलेट करे एक्चुअल डेटा को, जो डेटा उसके अंदर हमने फीड किया है, उस डेटा में अगर आपको चेंज करना है देन इट विल बी अ डीएमएल कमांड। और अगर आपको उसकी डेफिनेशन जो आपने डिफाइन किया है, ठीक है, जो आपने ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्चर में चेंजेस करना है, देन इट विल बी अ डीडीएल कमांड। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन इट, है ना। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा को यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता है, और पिछले वाले में हम डेटा को डिफाइन करते हैं, डिफाइन वाले चेंजेस होते हैं, डेटा को डिफाइन करते टाइम से चेंज होता है, हम उनको करते हैं। यहाँ पे आती है कमांड जैसे कि सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और यहाँ पे कुछ कमांड्स के एग्जांपल तुम्हें दिख भी रहे होंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। अच्छा, स्टार का यूज़ कब होता है, जब हमें सब कुछ सिलेक्ट करना होता है, मतलब हम पूरी सिलेक्ट की टेबल देखना चाहते हैं, तो हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स कह देते हैं। एक बार इसको रन करके देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम किसी भी टेबल, टीचर लिख देते हैं ना, टीचर। तो जैसे ही मैंने लिखा, ओ अब देखो, अब ये प्रोग्राम रन नहीं हुआ क्योंकि हमने एक बहुत मेजर ब्लंडर कर रखा है। अब बताओ कौन सा ब्लंडर कर रखा है। मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी हम एक क्वेरी को एंड करते हैं तो उसमें हमें एंडिंग में क्या लिखना होगा, एक सेमीकोलन डालना होगा, ठीक है। तो हमें एक सेमीकोलन डालना होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेमीकोलन डाला और उसका रन किया तो ये आपकी पूरी टेबल शो हो गई है। तो ध्यान रखना, सेमीकोलन डालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको सेम लाइन में डालना। मैंने इस वाली प्रैक्टिस में तो मैंने नीचे डाल दिया क्योंकि नेक्स्ट लाइन में कर दिया था मैंने, बट तुम्हें प्रैक्टिस में हमेशा उसको सेम लाइन में ही डालना है, इसी के पीछे से आपको सेमीकोलन लगा देना है। अब ये हमें यहाँ पे दिख रही है टेबल, ये मैंने पहले से क्रिएट की थी यार, लाइक मतलब मैं भी खुद से प्रैक्टिस कर रहा था, देख रहा था कि भाई क्या क्या है, कैसे बनाना है एसक्यूएल वगैरह। तो ये कुछ एक टेबल पहले से एग्जिस्ट कर रही है इसमें, मैंने भी एक टाइम प्रैक्टिस की थी। तो इसको तुम लोग देख सकते हो, TID दे रखी है, डिपार्टमेंट दे रखा है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस दे रखा है, और नेम दे रखा है। तो कुछ इस तरीके से कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, भाई अमित शर्मा, कुछ नेम वगैरह डाल दिया, फैकल्टीज़ का है ना, टीचर्स के नेम बेसिकली यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से आपको चीज़ें ओवरऑल बनानी है। टेबल कैसे क्रिएट की है वो भी हम देखेंगे, ठीक है, और कैसे इसमें ऑल्ट्रेशंस करना है। अच्छा, अगर इसमें आपको इसकी डेफिनेशन में जो ये डेटा डिफाइन कर रखा है ऊपर पे, कोई कॉलम ऐड करना है या फिर कोई रो ऐड करनी है, कुछ भी उस टाइप का काम करना है, तो फिर उसमें आपका क्या आएगा, DDL कमांड होगी। और अगर ये मेन डेटा जो अंदर है इसके अंदर चेंजेस करने हैं देन इट विल बी अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस तुम्हें यहाँ से समझ लेने हैं। इसके बाद इंसर्ट होता है नया रिकॉर्ड डालने के लिए, भाई नया रिकॉर्ड, इसके नीचे से एक छठा हमें TID में 6 नंबर पे TID डालनी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक नया डालना पड़ेगा, है ना। सो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये कुछ तरीका है डालने का, वो अभी हम देखेंगे कैसे हम सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ा धैर्य बनाए रखो स्टार्टिंग में वीडियो के, चीज़ों का भी बस ऊपर ऊपर से देखते रहो ताकि एक बार ग्लिम्स मिल जाए, दिमाग को समझ में आ जाए कि चीज़ें कर क्या रही हैं, वर्क किस तरीके से हो रही है। देन वी हैव अपडेट कमांड जो कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को मॉडिफाई करेगी, जैसे कि अपडेट स्टूडेंट्स सेट एज इज इक्वल्स टू 21 वेयर ID इज इक्वल्स टू 1। अब तुम ध्यान से समझोगे तो ये बेसिक इंग्लिश ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। दिस ऑल इज बेसिक इंग्लिश। यहाँ पे क्या करा हमने, हम बोल रहे कि अपडेट कर दो स्टूडेंट को और सेट कर दो एज को 21, कहाँ पे, जहाँ पे ID इज इक्वल्स टू 1 है, ID जहाँ पे 1 है वहाँ पे एज को 21 सेट कर दो। तो कुछ भी नहीं है, जब आपको धीरे धीरे करके आप इंग्लिश वाली, इंग्लिश ही है बेसिकली, आप ये समझ लो, क्योंकि आपको वहाँ पे सिंपल कमांड्स, क्वेरी वगैरह लिख के आनी है ना, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है आपको इसमें। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इज इक्वल्स टू 1। देखो दो टाइप के क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कि आपको क्वेरी लिखने को आ जाए, और एक हो सकता है कि आपको क्वेरी दे रखी है और आपसे टेबल पूछ ले कि बताओ क्या इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें ईजी होते हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है। एक बार SQL अगर दिमाग में बैठ जाए उसके बाद सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब बाकी मुझे नहीं पता, ये वीडियो हो सकता है 1 घंटे तक जाए, हो सकता है 1.5 घंटे तक जाए, क्योंकि SQL है भाई, समझना पड़ेगा, ठीक है, चीज़ों को, क्वेरीज को। बट एट द एंड तुम लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी, ठीक है। बस स्टे इन दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। एग्जाम का टाइम भी है, कोई इशू नहीं है, मैं वन शॉट्स बना रहा हूँ, मल्टीपल लेक्चर्स नहीं बना रहा, ठीक है। तुम लोग अगर 1-2 दिन पहले भी लेके बैठोगे तब भी तुम्हारा कवर हो जाएगा सब कुछ।
नाउ वी हैव डिलीट रिमूव रिकॉर्ड्स। अब ये डिलीट क्या करता है, कहीं पे कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है। अब देखो ये वेयर का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा हमारे यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे भी हम देखेंगे, और एग्जाम में डेफिनेटली वेयर के ऊपर तो आना ही आना है, ठीक है। क्वेश्चन वेयर मतलब कि कहीं पे कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन दे दी है कि आपने कि भाई यहाँ पे अगर ऐसी चीज़ हो रही है, मतलब स्टूडेंट ID 1 है, या फिर अगर आपका प्रेजेंट अब्सेंट मार्क करनी है, अगर अब्सेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर उसको काउंट मत करो, कुछ भी करके हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेरी कुछ भी हम लिख सकते हैं, तो वो एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे कंडीशन डालते हैं। इसके बाद वेयर ID इज इक्वल्स टू 1, वेयर ID इज इक्वल्स टू 2, वेयर ID इज इक्वल्स टू 5, कुछ भी लिखा जा सकता है, देयर इज नो नथिंग लाइक दैट, है ना। देन वी हैव डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या क्या लिखे जा सकते हैं, कैरेक्टर में लिखे जा सकते हैं, कैर। अब देखो कैर क्या होता है, कैर मतलब है कि आपका एक फिक्स डेटा टाइप आपने उसके अंदर दे दिया, फिर कैर के अंदर आप ये n की वैल्यू डालते हो, और इससे ज़्यादा ना आप इससे ज़्यादा ले सकते हो, ना इससे आप कम ले सकते हो, और जितना भी आपने इसके अंदर डाला है उतनी मेमोरी एंगेज हो जाएगी। उसके बाद वो आपकी मेमोरी, अगर आपने मान लो 50 डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, कैर के अंदर आपने 50 डाल दिया, तो आपने मान लो उसके अंदर डाली वैल्यू सिर्फ 2 की है, बट वो जो 50 बिट्स थी ना उसकी, वो एंगेज हो जाएंगी वहाँ पे, ठीक है, वो फ्री अप नहीं कर पाएगा कैर। तो उसी के बाद ही जाके हम वैर कैर लेके आए। वैर कैर का मतलब होता है वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम आप इतने कैरेक्टर्स डाल सकते हो, और जैसे ही कैरेक्टर अगर मान लो आपको आपने 50 डाला इसके अंदर, तो ऐसा नहीं है कि वो 50 बिट्स को एंगेज करके रखेगा। अगर आपने सिर्फ 2 ही बिट का डेटा डाला है, तो वो 50 में से सिर्फ 2 ही बिट का डेटा रखेगा, और बाकी सब बिट्स को, यानी कि 48 बिट्स को फ्री अप कर देगा। तो वैर कैर में ये डिफरेंस है। कई बार आ सकता है, हो सकता है देयर में भी ए चांस कि भाई कैर और वैर कैर में डिफरेंस बताइए। तो कैर में जो है फिक्स्ड लेंथ रहती है स्ट्रिंग की, ठीक है, और मैक्सिमम ये रहता है, और यहाँ पे वेरिएबल लेंथ रहती है, जो भी आप उसमें एंटर करोगे उतना, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उतनी ही लेगा, मतलब मैक्सिमम वो रहेगी। मान लो वैर कैर के अंदर आपने लिख दिया 50, तो आप 50 से ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है, बट 50 से कम कुछ भी वैल्यू लोगे तो वो उतनी ही साइज लेगा, उतना पूरा पूरा कंप्लीट 50 नहीं लेगा। देन वी हैव इंट। इंट क्या करेगा, इंटीजर वैल्यूज लेगा, और इसका एग्जांपल इंट ही डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। वैर कैर में हमने 50 डाल दिया, कैर में हमने 10 डाल दिया। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही होंगी। भैया हम इनको यूज़ कहाँ पे करेंगे, जब हम क्वेरी में हम बना रहे होंगे ना, ओवरऑल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब DDL वाली क्वेरीज लिख रहे होंगे, तो हम इसको डिफाइन कर रहे होंगे कि भाई ये जो हम एक कॉलम लिख रहे हैं, मान लो यहाँ पे जो भी TID बना होगा, ठीक है, जब हमने TID को बनाया होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 के लिए हमने क्या लिखा होगा, हमने यहाँ पे इंट डाला होगा, ठीक है, क्योंकि इंट के डेटा टाइप है तो हम इंट डाल सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा होगा, कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स में हमने वैर कैर लिखा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम कैर भी लिख सकते हैं, बट जनरली अब वैर कैर ही यूज़ होता है, कैर हम उतना यूज़ नहीं करते। देन वी हैव फ्लोट। फ्लोट किसके लिए, डेसिमल नंबर्स के लिए। अगर आपको कोई पॉइंट वाली चीज़ें लिखनी है, ऐसी वैल्यूज है जहाँ पे पॉइंट्स आएंगे, तो आप फ्लोट लिखोगे। एंड डेट किस लिए यूज़ होता है, अगर आपको डेट लिखनी है, क्योंकि इसका फॉर्मेट YYYY MMDD फॉर्मेट में होता है, तो इसका फॉर्मेट भी याद रखो, पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है, फिर डेट आती है। तो अगर आप डेट कहीं पे लिखोगे तो आपको इसी फॉर्मेट में इंसर्ट कराना है। अगर आप इस फॉर्मेट में नहीं डालोगे डेट को, तो वो एरर थ्रो करने वाला है, राइट। ओके, और इसके बाद जाके हमारा आएगा एग्जाम्पल, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, क्या, क्रिएट टेबल। अब यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करने का आ गया, एम्प्लॉय ID इंट में दे दी, नेम को वैर कैर में डाल दिया, सैलरी को फ्लोट में डाल दिया, और ज्वाइनिंग डेट को डेट में डाल दिया। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें कि आपके सारे के सारे डेटा टाइप्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसी को ये बना दोगे, अब देखो ध्यान से समझना चीज़ों को, अगर मैं अभी यहाँ पे बिना कुछ छेड़छाड़ करे डायरेक्टली क्रिएट टेबल लिखूँ, तो ये टेबल किस में सेव हो जाएगी, डायरेक्टली जो डेटाबेस मैंने अभी यूज़ कर रखा है करंटली, ये उसमें सेव हो जाएगी, ठीक है। एंड व्हाट इफ मैं कोई डेटाबेस सिलेक्ट ही ना करूँ। अब ऐसा कैसे हो सकता है, ये तब हो सकता है जब आपने डायरेक्टली प्रोग्राम को स्टार्ट किया, और विदाउट अभी तक आपने ऊपर पे कहीं पे भी कुछ भी आपने स्टार्ट नहीं किया, डायरेक्टली अभी अभी प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और स्टार्ट करते के साथ ही आप क्या कर रहे हो, आप उससे कह रहे हो कि भाई स्टार्ट कर दो, और इसमें पूछो एक टेबल बना दो, एक टेबल क्रिएट कर दो, जिसमें कि आपका ये टेबल का नाम है, ये सब कुछ आप क्रिएट टेबल कर रहे हो डायरेक्टली, विदाउट इवन एंटरिंग एनी कमांड विच सेज यूज पर्टिकुलर डेटाबेस, ठीक है। मतलब आपने डेटाबेस चेंज नहीं किया, आपने डेटाबेस सिलेक्ट नहीं किया, आप डायरेक्टली रैंडमली आए और आपने बोल दिया कि क्रिएट कर दो टेबल। अब सिस्टम को थोड़ी पता है कि भाई किस वाले डेटाबेस में क्रिएट करनी है, तो वो एरर थ्रो करेगा और बोलेगा कि भाई डेटाबेस सिलेक्ट करो पहले। तो ऐसा कुछ रहता है। ऊपर हमने ऑलरेडी शो डेटाबेसिस करके, और यहाँ पे चेंज डेटाबेस यूज स्कूल लिखा था हमने, तो अब ये अगर मैं डायरेक्टली बना दूं तो ये स्कूल वाले में सेव होगा, ठीक है। बट अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं किसी और में भी रख सकता हूँ इनमें से। अब मान लो एम्प्लॉयज़ हैं, तो एम्प्लॉयज़ को मैं कंपनी में रख देता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, यूज़ करूँगा डेटाबेस, यूज़ कंपनी लिख दूंगा सीधे। डेटाबेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली यूज़ कंपनी लिखोगे तो ये आपका वर्क करेगा।
यूज़ कंपनी मैंने जैसे ही लिखा, नीचे आगे डेटाबेस चेंज, यानी कि अब डेटाबेस चेंज हो चुका है। और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें कौन कौन सी टेबल्स हैं। तो टेबल्स चेक करने के लिए क्या लिखेंगे, शो टेबल्स। जितने जब आप शो टेबल्स लिखोगे तो आएगा, अच्छा यहाँ पे आ रहा है एम्प्टी सेट। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर अभी तक कोई भी टेबल नहीं बनाई थी, दिस वॉज एम्प्टी सेट, ठीक है। मतलब मैंने कहा ना आपसे कि डेटाबेसेस तो बहुत सारे होंगे और ज़रूरी नहीं है कि हर डेटाबेस में कोई ना कोई टेबल हुई, हो सकता है कि किसी को बना के खामोखा छोड़ दिया ऐसी, ठीक है, या फिर किसी को बनाया और इसमें टेबल्स रखी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे इस वाली टेबल में, स्कूल वाली टेबल में हमने स्कूल वाले डेटाबेस में दो दो टेबल्स पड़ी हुई थी। यहाँ पे कोई भी टेबल्स नहीं है, बट हम क्रिएट करेंगे। अब देखो क्रिएट कैसे करना है, क्रिएट सबसे पहले सिंपल कमांड, एक सेकंड, क्रिएट, ठीक है, क्रिएट की कमांड लिखी, क्रिएट लिख देना है बस एक वर्ड। उसके बाद आपको लिखना है टेबल, क्योंकि आप टेबल बना रहे हो तो आप टेबल लिखोगे। एंड देन यहाँ पे आपको टेबल का नाम डालना है। तो फिर यहाँ पे एम्प्लॉयज़ नाम की टेबल बना रहे हो तो एम्प्लॉयज़, ठीक है, एम्प्लॉयज़ लिख दिया। इसके बाद आपको डालना है नॉर्मल वाला ब्रैकेट अपना। इतना करने के बाद आपको याद आना है नेक्स्ट लाइन में। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आना इज़ नॉट कंपलसरी, बट थोड़ा सा सिस्टमैटिक फॉर्मेट में दिखाने के लिए और थोड़ा सा कोड को ईजी रखने के लिए, समझने के लिए हम इसको कैसे लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन में करके लिखते हैं। तो बेटर है कि आप लोग नेक्स्ट लाइन में लिखोगे तो उससे ज़्यादा ईजी रहेगा, कंफर्ट को, आई को भी, है ना, आंखों को भी। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, अब आई थिंक इट्स मोर क्लियर, ठीक है, अब ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा। तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़। अब इसके अंदर आपको क्या लिखना है, एक एक करके पहले लिखना है आपको कॉलम का नाम, उसके बाद लिखना है आपको डेटा टाइप। सिंपल, क्या पहले हम लिखेंगे कॉलम का नाम, उसके बाद डेटा टाइप। कॉलम का नाम क्या लिखना है, मतलब ये एम्प्लॉयज़ है तो मान लो एम्प्लॉय आईडी, जैसे इसमें दे रखा है मैं वैसे ही लिखूंगा, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी। या फिर अगर आप चाहोगे तो फिर कुछ बीच में चेंज भी कर लेंगे, एम्प्लॉय आईडी। अब देखो कोई सी भी अगर आईडी होगी कभी भी, स्टूडेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी या फिर कोई सी भी आईडी, तो वो हमेशा इंट में लिखी जाती है, ठीक है, दिस इज द डिफॉल्ट, इंट में ही लिखोगे आप, वेर कैर वगैरह में नहीं लोगे। तो इसमें क्या डालोगे आप, इंट डाल दोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई साइज देने की जरूरत नहीं होती, सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे प्राइमरी की वगैरह का कॉन्सेप्ट हमने पिछली वाली वीडियो, डीबीएमएस वाली वीडियो में पढ़ा था। अगर तुमने पढ़ा होगा तो फिर याद होगा। प्राइमरी की क्या होती है कि कैंडिडेट की पहले समझते हैं। कैंडिडेट की मतलब जो भी यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकती है उसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। कैंडिडेट की में से ही किसी एक को हम प्राइमरी की बना देते हैं, है ना। और जो प्राइमरी की बन गया उसके अलावा जो बच गई वो सब क्या हो जाती है, ऑल्टरनेट की हो जाती हैं। तो एक ही साथ में हमने तीनों की समझ ली। पहले कि जो भी यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकती है उसको हम बना देते हैं, उन सबको हम बना देते हैं कैंडिडेट की। और जितनी भी कैंडिडेट की बनी उनमें से एक को हम बोल देते हैं कि ये प्राइमरी की है। और जो भी कैंडिडेट कीज़ जो कि प्राइमरी की नहीं बनी उन सबको हम ऑल्टरनेट की बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो फिर एम्प्लॉय आईडी को क्या बना सकता हूँ, प्राइमरी की बना सकता हूँ। सिंपली क्या लिखना है, इनके पीछे यहाँ पे प्राइमरी की लिख दो, बस इतना लिखते ही अब ये प्राइमरी की बन गई। और एक कॉमा लगा के नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाओ, ठीक है। इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। देखो इसमें दे नहीं रखा, बट हम धीरे धीरे करके और भी चीज़ें ऐसी साथ साथ में समझ रहे होंगे, क्योंकि यार चीज़ें एक साथ लिंक्ड है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है इसमें, ठीक है, बस समझते रहो। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय नेम। अब एम्प्लॉय का नेम कैसे होगा, वैर कैर में लिखेंगे ऑब्वियसली, है ना। तो हमने डाला वैर कैर। वैर कैर के अंदर आपको कुछ भी लिखना है, मान लो मैंने 50 लिख दिया, भाई मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स का ही नाम होगा, इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स का नाम होगा नहीं, मतलब ठीक है, हमने एक एजम्पशन लिया 50। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, अपना सैलरी लिखा हुआ है, तो हम डाल देते हैं भैया सैलरी कितनी होगी। अच्छा सैलरी आपकी वैसे तो देखो जनरली सैलरी को कभी इंट में फ्लोट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एग्जांपल है इसलिए सैलरी को फ्लोट में लिख दिया है। बट तुम चाहो तो फिर तुम इंट में भी लिख सकते हो। तो मान लेते हैं हम इसको, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल्स हम इसको फ्लोट में ले लेते हैं, ताकि हमें पता रहेगा कि कैसे भैया फ्लोट में कैसे वर्क कर रहा है। तो मैंने इसको फ्लोट में ले लिया, ठीक है। एंड इसके बाद एट द एंड ज्वाइनिंग डेट में हम क्या कर देंगे, डेटा टाइप डेट डाल देंगे, बस यही होता है ज्वाइनिंग डेट क्या। अच्छा एक चीज़ गलती हो गई यहाँ पे कि जो भी आपका ये नाम होगा इसको आपको स्पेस दे के नहीं लिखना है, ठीक है। ये आपका एक ही साथ होना चाहिए। लाइक आप जैसे कि ये मैंने एक कॉलम का नाम लिखा है ना, बट ये मैंने कॉलम के नाम में बीच में डाल दिया स्पेस, तो स्पेस वर्क नहीं करता इस तरीके से। आप ये अंडरस्कोर डाल सकते हो, वो चीज़ें वर्क करती है, बट स्पेस वर्क नहीं करेगा। सो मुझे ये स्पेस हटाना पड़ेगा, इसको हटाया और अंडरस्कोर लगा दिया, ठीक है। तो और पीछे से डेटा टाइप, फर्स्ट जो भी होगा दैट विल बी नाम कॉलम का, पीछे से नेक्स्ट जो होगा उसके बाद वो होगा डेटा टाइप, और इसके पीछे से जो होगा वो होगा कोई भी कंस्ट्रेंट आप लगा रहे हो, प्राइमरी की या फिर यूनिक लिख रहे हो या फिर आप कुछ भी लिख रहे हो, तो वो सब कुछ आपका वो होता है। देन यू हैव एम्प्लॉय नेम वेर कैर में डाल दिया, सैलरी फ्लोट में, और ज्वाइनिंग डेट में डाल दिया, डेट डेटा टाइप, ठीक है। इतना लिखते ही आपको आ जाना नेक्स्ट लाइन में, और फिर से अब जो ये ओपनिंग वाला ब्रैकेट था इसी को ही हमने किया क्लोज, और आखिरी में लगा दिया सेमीकोलन, दैट्स इट। ये हुआ हमने किया ओके, और ये आ गया क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड। अभी हमने कोई भी अफेक्ट नहीं किया, नई टेबल क्रिएट की है तो फिर कोई रोज अफेक्ट नहीं हुई है, और ये हमारा बन गया।
अब भैया हाउ डू वी नो कि एक्चुअल में टेबल क्रिएट हुई है या फिर नहीं हुई है, तो चलो देखते हैं। पहले जब हमने इस वाले में शो टेबल्स बोला था, इसी यूज़ कंपनी वाले में, तब इसने बोला था कि एम्प्टी सेट है, कोई भी टेबल नहीं है। अब इससे पूछते हैं कि कोई टेबल है क्या। शो टेबल्स, शो टेबल्स के अंदर अब आ रही है हमारी एम्प्लॉयज़। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी रिसेंटली एक नई टेबल बनाई है एम्प्लॉयज़, ठीक है। अच्छा, एक और कमांड होती है क्या, DESC, जो भी आपको टेबल का नाम है दैट इज एम्प्लॉयज़। ठीक लिखा है? ठीक है, एक सेकेंड, एम्प्लॉयज़। अच्छा, मैंने टेबल का नाम थोड़ा सा गलत लिखा है, इमोप्लॉयज़ लिखा है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना अपने एंड से, ठीक है। इमोप्लॉयज़ लिख गया हो गलती से, तो फिर इसको हम वही करेंगे, DESC इमोप्लॉयज़, ठीक है। तो जैसे ही हमने लिखा दिस DESC एम्प्लॉयज़, तो अब इसको हम एम्प्लॉयज़ ही रीड करेंगे। दिस इज़ एन एरर, हम इसको बाद में चेंज कर देंगे रीनेम की मदद से, बट फिलहाल दिस इज़ एम्प्लॉयज़। एंड यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने DESC लिखा, DESC का क्या मतलब है, डिस्क्राइब, ठीक है। डिस्क्राइब करने के लिए मतलब किसी भी टेबल को आपको डिस्क्राइब करना है कि भाई वो कैसी दिख रही है टेबल, ओवरऑल उसकी फॉर्मेटिंग कैसी है। डेटा नहीं, अभी हम टेबल को नहीं देख रहे हैं, हम उस टेबल को, टेबल की इंटरनल प्रोग्रामिंग कैसी है, मतलब कौन सा डेटा टाइप इंट में है, किसी में कोई कंस्ट्रेंट लगाया है, कोई नॉट नल तो नहीं है, कोई प्राइमरी की है या फिर नहीं है, तो वो सब कुछ देख रहे हैं। तो जैसे ही हमने देखा ये फील्ड आ गई, ये टाइप आ गया, नल की डिफ़ॉल्ट एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आता है एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी का टाइप कौन सा है, इंट लिया है, बिल्कुल सही। और नल रख सकते हो, तो यहाँ पे नो आ गया, नल में नो और बाकी सब में येस। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से समझो, जब मैं इसको लिख रहा था तो मैंने सिर्फ एम्प्लॉय आईडी में ही क्या लिखा था, पीछे से प्राइमरी की, और जो भी की हमारी प्राइमरी की होती है उसको फिर हमारा क्या हो जाता है, वो नल नहीं हो सकती। प्राइमरी की नेवर बी नल, ठीक है। प्राइमरी की को आप नल नहीं ले सकते, ये अपने आप दिमाग में सोच के चलो कि जैसे ही आपने किसी भी चीज़ को प्राइमरी की बनाया, किसी भी कॉलम को, तो वो अब आपका क्या है, अब वो आपका नॉट नल में आ गया है। अब आप उसको नल वैल्यूज़ नहीं ले सकते, आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज़ उसको देनी पड़ेगी। एंड की भी लिखा हुआ है यहाँ पे पीछे से, देखो की में क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी की। तो पता चल रहा है कि भाई इन सब में से, इस पूरी पूरी टेबल में से जो एम्प्लॉय आईडी है, दिस इज द प्राइमरी की। डिफॉल्ट में हमारा नल है सब कुछ, और ये एक्स्ट्रा का कॉलम है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही है। टाइप के अंदर वेर क्या है, डेट, फ्लोट, सब कुछ आपका लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, सॉरी, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो ये अभी हमने इसको डिस्क्राइब किया है। अब नेक्स्ट में हम इसको फिर इंसर्ट भी करना देखेंगे कैसे कमांड में। अच्छा, एक और चीज़, अभी हमने इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं डाला है ना, तो अभी एक बार हम चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट कह रहा हूँ, फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है। इससे देखते हैं, तो फिर देखो क्या लिखा हुआ है, एम्प्टी सेट। क्योंकि अभी हमने करंटली सिर्फ हमने उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है, हमने उसका डाटा नहीं डाला, हमने कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से कोई भी डेटा नहीं डाला है इसमें, हमने सिर्फ अभी स्ट्रक्चर बनाया है। और भैया ये क्या टेबल शो हो रही है, फिर ये टेबल जो है ये डेटा को स्ट्रक्चर दिखा रही है, टेबल नहीं है ये एग्जैक्टली जो हमारी मेन टेबल है। दिस इज नॉट द मेन टेबल, दिस इज जस्ट शोइंग यू द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, ठीक है। ये बस डिस्क्राइब कर रही है टेबल को। तो अभी हम टेबल में डेटा डालेंगे धीरे धीरे करके। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ टेबल। टेबल क्रिएट करना तुम लोगों को आ गया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज़ बता दो अभी भी कमेंट्स में, और अगर आ गया तो भी कमेंट्स में बताओ, और वीडियो को लाइक कर दो अगर तुम लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई है। नहीं आई है तो फिर कमेंट में बता दो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट बेटर आफ्टर सम डेज, जैसे भी पॉसिबल हो पाएगा। सो नेक्स्ट वी हैव कंस्टेंट्स। मैंने आपको कंस्टेंट्स के बारे में बताया था अभी अभी कि यहाँ पे आप कोई भी कंस्टेंट डाल सकते हो। तो कंस्टेंट का क्या मतलब होता है कि कोई एक तो नॉट नल होता है, एक होता है यूनिक, और एक होता है प्राइमरी की, ठीक है। नॉट नल का मतलब है कि अगर आपने किसी भी चीज़ के पीछे से नॉट नल लिख दिया, यानी कि अब उसके अंदर आप नल वैल्यूज़ नहीं ले सकते, अब आप उसको नॉट नल नहीं कर सकते, अब उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी। डिफ़ॉल्ट में क्या रहता है, नल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के पीछे वेर कैर, इनमें किसी के भी पीछे मैंने नॉट नल नहीं लिखा, तो ये नल वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट अगर मैंने इनमें से किसी भी एक के पीछे नॉट नल लिख दिया तो ये नल वैल्यूज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देन वी हैव यूनिक। अगर मैंने ऐसी सिमिलर वे में अगर मैंने किसी के पीछे यूनिक लिख दिया तो उसके अंदर फिर यूनिक वैल्यूज़ ही आ सकती हैं, उसके अलावा कोई वैल्यूज़ नहीं आएंगी। अच्छा, इसके अलावा प्राइमरी की अगर किसी के पीछे लिख दिया तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा रो को, और प्राइमरी की दो काम करता है, एक तो नॉट नल और यूनिक, ये दोनों ही होता है। आप इसमें वैल्यूज़ नल भी नहीं ले सकते और आपको यूनिक वैल्यूज़ भी डालनी पड़ेगी, यानी कि मैं दो
दो सेम रोज में एग्जैक्टली सेम वैल्यूज नहीं डाल सकता। कहाँ पे? प्राइमरी की में। एंड सो नेक्स्ट वी ऑल्सो हैव नाउ एग्जाम्पल, ठीक है। अभी एग्जाम्पल में देखते हैं, क्रिएट टेबल यूजर, यूजर आईडी इन प्राइमरी की, यूजर नेम वेर कैर यूनिक नॉट नल, ठीक है। तो अब हम देखो इसके अंदर क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट जो अब ये एग्जाम्पल है इसके अंदर हम सारे के सारे लगा रहे हैं कंस्टेंट्स। कंस्टेंट को एग्जैक्टली लगाते कैसे हैं और कैसे वर्क करता है वो देख रहे हैं। तो अब एक इस टाइप की टेबल भी बना के देख लेता है ताकि आपको पता चल जाए कि कंस्टेंट एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सो वी विल बी क्रिएटिंग क्रिएट टेबल, इस बार नाम अच्छे से लिखेंगे, यूज़र लिखा हुआ है तो ठीक है यूज़र, ठीक है। यूज़र लिख के एक ब्रैकेट डालना है ये वाला सिंपल, एंड देन वी हैव नेक्स्ट लाइन, ठीक है। फर्स्ट लाइन समझ में आ गई, क्रिएट टेबल, और जो भी टेबल का नाम आपको देना है आप वो लिखिए एंड ब्रैकेट लगाइए नॉर्मल वाला, ओपन ब्रैकेट, एंड उसका जाके नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। इसके बाद आपको जो फर्स्ट कॉलम का नाम डालना है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में आप जो भी नाम डालना चाहें, जैसे कि मान लो ये एक टेबल बना रहा हूँ तो ये एक कंस्टेंट नाम है तो मुझे यहाँ पे कंस्टेंट लिखना है, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे मैं यूज़र आई डी लिख दूंगा फॉर नाउ, यूज़र आईडी लिखी, एंड इसके पीछे ये जस्ट पीछे जैसे ही आपने फर्स्ट वो लिख दिया उसके अगले ही नंबर पे आपको क्या लिखना है, इंट डालना है। इंट लिख दिया, एंड उसके बाद इंट लिखने के बाद, इंट का क्या मतलब है, इंट इज फॉर डेटा टाइप, जो भी आपको डेटा टाइप डालना है आप वो डालेंगे। हो सकता है तुम्हें यार इंट वाला बनाना है, हो सकता है तुम्हें फ्लोट बनाना है, हो सकता है तुम्हें डेट लिखनी है उसमें, या फिर हो सकता है तुम्हें वैर कैर लिखना है, ठीक है। कैर वैर कैर कुछ भी, तो ये डेटा टाइप तुम लोग इनमें से भी कोई सा भी लिखोगे, दैट इज कंपलसरी। ऐसा नहीं कि तुम इसको स्किप कर सकते हो। इंट आएगा या तो फ्लोट आएगा या तो वैर कैर आएगा या तो कैर आएगा या तो डेट आएगी, इनमें से ही कोई ना कोई आएगा। इसके बाद तुम्हारा रहेगा कोई कंस्टेंट, अगर तुम इसके ऊपर लगा रहे हो कंस्टेंट, जैसे कि प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की हम इसके पहले भी लगाना सीख गए। अच्छा एक और बात, यहाँ पे कोई हमें अंडरस्कोर वगैरह नहीं लगाना होता, डायरेक्टली प्राइमरी लिखो, स्पेस डालो, की लिखो, ठीक है। ऐसे लिख के हो जाएगा, प्राइमरी की डाल के नेक्स्ट कॉमा डाल के अगले वाले पे आ जाओ। अब आपको लिखना है कि इसके बाद वाला कौन सा कॉलम बनाना है आपको, फॉर द सेक ऑफ ईजी, यहाँ पे ईज करने के लिए यूज़र नेम लिखा हुआ तो मैं यूज़र डाल के अंडरस्कोर नेम मैंने लिख दिया यूज़र नेम, ठीक है। अब ये मेरा नेक्स्ट बन गया कॉलम का नाम। कॉलम के नाम के बाद ऑब्वियसली मुझे क्या डालना है, डेटा टाइप डालना है, तो अगेन वेर कैर लिख के इसके अंदर डाल दूंगा कुछ भी, 50 डाल दिया, ठीक है। एंड इसके बाद लास्ट पे हमें क्या लिखना होता है, इसके अंदर कोई भी कॉन्स्टेंट लगाना है तो वो कॉन्स्टेंट लगा देते हैं। जैसे कि मैंने डाल दिया यूनिक, यहाँ पे यूनिक नॉट नल दोनों कर दिया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सिर्फ यूनिक रखता हूँ, है ना, नॉट नल छोड़ देता है, नॉट नल नीचे वाले के लिए दिखाएंगे। एंड इसके बाद हमें ईमेल भी दे रखा है, ईमेल डाला, और इसके बाद ईमेल भी वैर कैर में आएगा भाई ऑब्वियसली 50। ज़्यादातर चीज़ें आपकी वैर कैर में ही आती है, जैसे कि कुछ भी आपको लिखना है, मल्टीपल कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसमें, नेम भी आ रहा है, कुछ मतलब अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं, नंबर्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, तो वो आपका ज़्यादातर किस में आता है, वैर कैर में ही आता है। बट अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कि सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं, सिर्फ डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम इंटीजर में लिखते हैं, ऐसा रहता है। देन वी हैव, इसमें वैर कैर लिखा और इसके अंदर साथ में क्या डाल दिया, नॉट नल, ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा ये अगर आपका लास्ट है, अगर इसके बाद आपको कोई डेटा नहीं डालना तो यहाँ पे कॉमा बिल्कुल मत लगाना, यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या करना है, नीचे वाली लाइन पे आके इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। बट अगर आपको इसके बाद और डेटा डालना है सिर्फ तभी कॉमा आएगा। मोस्ट कभी कभी गलती में क्या करते हैं जल्दबाजी में हम, कि यहाँ पे भी कॉमा लगा देते हैं और अगली लाइन पे भी उसको क्लोज कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, एरर आता है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली इसको क्लोज करना है यहाँ पे और सेमीकोलन लगा के बंद कर देना है। तो फिर यहाँ पे आया क्वेरी ओके और 0 अफेक्टेड, और ये हो गई क्वेरी। अब ये हमारी नई एक टेबल बन चुकी है। चेक करते हैं टेबल कैसी दिख रही है, क्या बनी है टेबल। शो टेबल्स करेंगे, देखेंगे अब क्या क्या टेबल्स हैं। शो टेबल्स करते ही अब हमारे सामने आ रही है दो टेबल्स, एक एम्प्लॉयज़ वाली जो कि हमने पहले बनाई थी और एक यूज़र वाली। अब इस यूज़र वाली को हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब यूज़र, एंड ये हो गया। और अब देखो फील्ड आ रहा है, टाइप आ रहा है, नल की, ये सब कुछ आ रहा है। सबसे पहले देखिए यूज़र आईडी को, यूज़र आईडी को हमने बनाया था प्राइमरी की, प्राइमरी की बनाते के साथ ही ये नल में तो नो देगा ही देगा, और साथ में एक सेकेंड, हाँ ठीक है, नल में क्या आ गया, इसमें नो आ गया, ठीक है, क्योंकि हम इसको नल वैल्यू नहीं ले सकते। दूसरी चीज़, यूज़र नेम में क्या है हमारा, वैर कैर दे रखा है हमने, और इसमें नल में येस है, यानी कि नल हम ले सकते हैं। और इसमें बट एक और चीज़ देखो, की में इसमें हमने यूनिक लिखा हुआ है, यानी कि आपको इसमें यूनिक वैल्यूज़ ही लेने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि आप सेम वैल्यूज़ डाल दोगे, क्योंकि यूज़र नेम अगर दो लोगों का सेम हो गया तो फिर हम लोगों को अलग अलग आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो यूज़र नेम आपने यूनिक डाला हुआ है, इसलिए ये UNI क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिक। ऊपर चेक करो, यूज़र नेम पे पीछे से हमने लिखा था यूनिक, राइट। तो एंड नीचे ईमेल पे क्या आ रहा है, वैर कैर के साथ। नल पे हमारा नो हो गया, नल पे यस क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला था नॉट नल, तो नल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे नो आ गया। तो कुछ इस तरीके से यार चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है। ओवरऑल अभी तक तुम लोग डेटा डेफिनेशन समझ गए होगे कि डेटा को डिफाइन कैसे करना है, टेबल्स कैसे बनानी है, डेटाबेस कैसे बनाना है, और 35 मिनट्स तक अभी हमने ये सब चीज़ें बेसिकली ओवरऑल डेटा के क्रिएशन के बारे में, टेबल्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ मोस्टली हमने सीख लिया है।
अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट की कमांड्स की, जो कि अब डेटाबेस को क्रिएट करने, अच्छा ये हमने पहले ही देख लिया, क्रिएट डेटाबेस स्कूल। अच्छा डेटाबेस क्रिएट करना आपको समझ में आ गया, एक बार देख लेते हैं फिर भी क्रिएट डेटाबेस कैसे करते हैं क्रिएट, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने पिछले वाला डेटा ही उठाया था। एक बार क्रिएट करते हैं एक डेटाबेस को। पहले तो करेंगे शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस क्या करेगा कि हमें दिखा देता है कि ऑलरेडी कितने डेटाबेसेस हैं। तो ये सब डेटाबेसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर। अब मान लो मुझे कोई नया डेटाबेस क्रिएट करना है, सो डेटाबेस का नाम लिख देंगे क्या, क्रिएट लिखेंगे पहले, क्रिएट, फिर लिखेंगे डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस लिखते के साथ ही डेटाबेस का नाम डाल दो, इतना सिंपल है, ठीक है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, सिर्फ यही करना है और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस लिख के कौन से डेटाबेस का नाम, मान लो कि महारथी रख दिया नाम। अभी देखो इस पूरे इसमें कहीं भी महारथी नहीं लिखा हुआ है, राइट। और जैसे मैं क्रिएट डेटाबेस महारथी लिख के सेमीकोलन डाल के एंटर करूंगा, अब एक नया रो इफेक्ट हो गया है, ठीक है, एक नई रो इस पर आ गई है। तो देखते हैं अब करेंगे हम शो डेटाबेसेस। सो जैसे ही हम शो डेटाबेसेस करेंगे, अब इसमें चेक करो क्या आपको महारथी नज़र आ रहा है, तो यस, ये हमारे एक महारथी नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब ये डेटाबेस क्रिएट हो गया, डेटाबेस क्रिएट हो गया क्या मतलब कि अब इस नए डेटाबेस के अंदर भी आप कोई सी भी टेबल डाल सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो बेसिकली, है ना। जैसे कि हम अभी तक किसी को यूज़ कर रहे थे, अब हम यूज़ महारथी करके भी उस डेटाबेस के अंदर जा सकते हैं और उसमें से कोई सी भी टेबल बना सकते हैं, नई नई क्रिएट कर सकते हैं। और अभी वैसे ऑब्वियसली इसके अंदर एम्प्टी होगा, ये एम्प्टी सेट होगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है, हमने जस्ट ही तो डेटाबेस क्रिएट किया है। देन वी हैव टू यूज़ DB नेम। यूज़ DB नेम मतलब यूज़ लिख के आप जो भी डेटाबेस का नाम डालोगे तो वो डेटाबेस यूज़ हो जाएगा। ये तो हम ऊपर कर चुके हैं अभी ऑलरेडी, है ना। शो डेटाबेसेस की कमांड मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी कैसे शो डेटाबेस करना है। ड्रॉप डेटाबेस, कोई डेटाबेस अगर आपको हटाना है तो सिंपल, जैसे कि क्रिएट डेटाबेस कर रहे हो ऐसी ही क्रिएट की जगह पे ड्रॉप लगा दो। ड्रॉप डेटाबेस लिखना ज़रूरी है, ठीक है, डेटाबेस। एंड इसमें से मान लो कोई एक डेटाबेस डिलीट करना है, लेट सपोज इसी को ही कर लेते जो अभी अभी क्रिएट किया है, राइट, महारथी, ठीक है। जो डेटाबेस अभी हमने जस्ट क्रिएट किया उसी को हमने अब डिलीट कर दिया। अब चेक करते हैं शो डेटाबेसेस से कि क्या डेटाबेस अभी भी है इसमें। शो हमने एक सेकेंड, शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस में अब आप चेक कर सकते हो यहाँ पे आप कोई भी महारथी नाम का डेटाबेस शो नहीं हो रहा है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय क्रिएट डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस। जो भी आपको करना है, क्रिएट करना है क्रिएट करवाओ, ड्रॉप करना है ड्रॉप कराओ, जो मर्जी करना है एसक्यूएल में सब कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सिस्टम तुम्हें अभी तक समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्क कर रही है ओवरऑल माई एसक्यूएल की चीज़ें, ठीक है। डेटाबेस के ऑपरेशंस आपको समझ आ गए। अब आएंगे हम टेबल के ऊपर। क्रिएट टेबल के ऑपरेशन आपको समझ में आ गए, टेबल कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। ये वही चीज़ है, इसको हमने लाइन में लिख दिया है, हम पहले कॉमा के बाद ही, वरना जनरली हम क्या कर रहे थे, स्टूडेंट्स के बाद ये ब्रैकेट लगा रहे थे, ब्रैकेट के बाद हम नेक्स्ट लाइन, आईडी जो था नेक्स्ट लाइन में आ रहा था, है ना, आईडी इंट, फिर कॉमा, कॉमा के बाद जैसे ही फिर ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा था। कुछ इस तरीके से चीज़ें वैसे वर्क कर रही हैं। तुम इनको चाहे सिंगल लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, कैसे भी लिख सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि इनको नेक्स्ट लाइन में लिखा जाए, क्योंकि यार उससे थोड़ा ऑर्गेनाइज ज़्यादा रहती हैं चीज़ें और हमें समझ में आ रहा होता है कि हाँ चलो इस जगह पे हम सारा का सारा क्या लिख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, डेटा नाम लिख रहे हैं, फिर डेटा टाइप लिख रहे हैं, सब ठीक है, कॉलम का नेम लिख रहे हैं, फिर डेटा टाइप लिख रहे हैं। जैसे कि ऊपर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये जो इस टाइप में होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि सबसे पहले भाई हर बार पहले क्या आएगा, यूज़र नेम, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, मतलब यहाँ पे आपका कॉलम का नाम आ रहा है और फिर बीच में क्या आ रहा है आपका जो भी डेटा टाइप है वो आ रहा है और आखिरी में फिर क्या आ रहा है आपका कॉन्स्टेंट आ रहा है। तो समझने में ईजी रहता है और याद करने में भी आसान होता है। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्राइब टेबल की कमांड। अच्छा ये जो डिस्क्राइब टेबल की कमांड है इसी को ही शॉर्ट में DESC बोलते हैं, जो मैं DESC डिस्क्राइब करवा रहा था ना ऊपर, जैसे कि अभी भी हम डिस्क्राइब करवा सकते हैं, वैसे ऊपर दे रखा होगा। डिस्क्राइब करने की कमांड क्या है, उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जानने के लिए, कहाँ पे प्राइमरी की है, कौन सी वैल्यूज नॉट नल है, यूनिक तो नहीं लगा हुआ, कंस्टेंट क्या लगा हुआ है, ठीक है, डेटा टाइप किस चीज़ का है, तो वो सब कुछ जानने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब का यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ है, उसको शॉर्ट में आप DESC लिखोते हो तब भी वो वर्क कर लेता है। नेक्स्ट वी हैव ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, डेटा टाइप। अब ये है नई चीज़। अब देखो जब भी आपको ऑल्टर करना है उसी टेबल में आपको एक नया कॉलम लगा देना है। मान लो कि अभी कौन सी वाली टेबल में जाएं, अभी हम आई थिंक कंपनी वाली टेबल में थे, तो कंपनी के अंदर जाता है यूज़ कंपनी, एक बार लिख देते हैं। वैसे तो शायद हम कंपनी में ही थे, फिर भी यूज़ कंपनी डाल दिया, डेटाबेस चेंज हो गया। शो टेबल्स करेंगे, कौन कौन सी टेबल्स हैं। शो टेबल्स में एक एम्प्लॉयज़ है और एक यूज़र है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम यूज़र में चले जाते हैं, तो यूज़र का पहले डेटाबेस देख लेते हैं इसमें डिस्क्राइब करके। यूज़र, अच्छा DESC यूज़र लिखा है, एक बार डिस्क्राइब पूरा भी लिख के दिखा देता हूँ। डिस्क्राइब यूज़र वर्क सेम ही तरीके से करेगा, चाहे तुम DESC यूज़र लिखो, डिस्क्राइब यूज़र लिखो, दोनों ही चीज़ें एक ही चीज़ करती है, ठीक है। देन वी हैव इसमें यूज़र ID दे रखी है, यूज़र का नेम दे रखा है
और यूज़र का ईमेल दे रखा है। अब मान लो मैं इसमें चाहता हूँ कि यूज़र का फ़ोन नंबर भी आ जाए भैया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें इतनी डिटेल्स काफ़ी नहीं है, मुझे तो इसमें एक साइड में और कॉलम चाहिए जो कि दिखा रहा हो कि यूज़र का फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है। तो फ़ोन नंबर ऐड कराने के लिए सिंपल यही तरीका है कि आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है दैट इज़ ऑल्टर टेबल, ऑल्टर लिखो, टेबल लिखो, फिर टेबल नेम डालो। टेबल नेम क्या है आपका, ये वाला है यूज़र, राइट। यूज़र डाल दिया। इसके बाद क्या, ऐड, ऐड लिखो, कॉलम का नाम डालो, जो भी कॉलम का नाम मैं डाल रहा हूँ फ़ोन नंबर, तो पी एच लिख के PH नम मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। PH नम मैंने इसका कॉलम का नेम बना दिया ताकि समझ में आ जाए। इसके बाद डालना है इसका डेटा टाइप कौन सा है। डेटा टाइप क्या हो, फ़ोन नंबर उसको ऑब्वियसली इंट में लेंगे, है ना। दैट्स इट। इतना लिखते के साथ ही आपको लगाना है सेमी कॉलन और इसको कर देना है एंटर। क्या हुआ, क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड और ये जो है डुप्लीकेट सब कुछ आपका आ गया। वो जो है ओवरऑल वो आपका सेट हो गया है, उसमें आ गया है। हाउ डू वी नो, सेम चीज़ करेंगे, DESC टेबल जो भी आपका यूज़र नेम है, यूज़र। अब देखो पहले क्या आ रहा था, यूज़र नेम दिख रहा था, मतलब यूज़र आईडी आ रहा था, यूज़र नेम आ रहा था, ईमेल आ रहा था। बट अब क्या आ रहा है, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, ईमेल और साथ में फ़ोन नंबर भी शो हो रहा है, जिसमें कि इंट, यस, ये सब कुछ भी शो हो रहा है, ठीक है। तो फ़ोन नंबर नाम का जो हमने साइड में एक और कॉलम था हमने वो भी क्रिएट कर दिया है। तो इस तरीके से यार हम एक नया कॉलम ऐड करते हैं, कोई सा भी नया कॉलम ऐड करने का मन हो रहा है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। फ़ोन नंबर के अलावा तुम लोग मान लो और कुछ एड्रेस ऐड करना है तुम्हें उस यूज़र का कि एड्रेस क्या है, तो वो भी कर सकते हो। और एड्रेस को तुम नॉट नल भी लगा सकते हो, यूनिक भी लगा सकते हो, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखने की, प्राइमरी की सिर्फ एक ही होगी, प्राइमरी की आप ऐसा नहीं कि बहुत सारी ले सकते हो, राइट। एड्रेस एक बार ऐड करके देखता है तो कैसे करना है हमें, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है आपका, यूज़र था, यूज़र, और ऐड क्या करेंगे, हमें जो भी ऐड करना है, हमें एड्रेस ऐड करना है तो एड्रेस और उसका डेटा टाइप नेम, डेटा टाइप क्या वैरकार में ले लेंगे एड्रेस, है ना, और इसको 50 डाल दो। अब देखो ये हमने कर दिया, ये कमांड डाली, क्वेरी ओके हुई। अब देखते हैं इसको, DESC डिस्क्राइब यूज़र। अब इसको देख लो भाई, डिस्क्राइब यूज़र करके एड्रेस सब आ गया, ठीक है। और तुम इस पर कुछ वो भी लगा सकते थे, मैंने अभी नहीं लगाई वैसे, बट हाँ लगा सकते थे। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट वी हैव ड्रॉप टेबल। ड्रॉप करने का सिंपल, अगर जैसे कि डेटाबेस को ड्रॉप किया था तो फिर ड्रॉप डेटाबेस, उसका डेटाबेस नेम लिखा था। टेबल को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप टेबल लिख के फिर टेबल का नाम लिख दो, सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो कुछ भी इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है यार, टेबल नेम ड्रॉप करना है तो कर सकते हो, कुछ भी सेम वही तरीका है। वैसे अभी मैं इन टेबल्स को डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे तुम्हें भी और इसमें ऑपरेशंस वगैरह दिखाने हैं करके, तो इन सब टेबल्स को बने रहने देते हैं। नेक्स्ट इज़ DML कमांड्स। यहाँ से यार आपका चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और समझने लायक हो जाती है, क्योंकि अब हम डेटा को इंसर्ट कर रहे होंगे और डेटा में एक्चुअली हम मैनिपुलेशन वगैरह कैसे करते हैं वो देख रहे होंगे, ठीक है। इंसर्ट डेटा की सिंपल कमांड है, इंसर्ट इनटू लिख के टेबल का नाम डालिए और उसके बाद उसमें कोई भी जो भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ डालनी है आपको ना। थोड़ा सा मैं इसको रिलेट करवा के देखते हैं, जैसे कि तुम्हें याद है हमने फंक्शंस वाले चैप्टर में क्या किया था, अगर तुमने देखा है हम पहले उसकी डाल देते थे कि ये वैल्यूज़ हम मेंशन कर देते फंक्शन में कि भाई ये वैल्यूज़ हमें चाहिए, ठीक है, पैरामीटर्स डाल देते थे और उसका नीचे हम उसमें आर्गुमेंट देते थे, है ना, नीचे आर्गुमेंट में लिख देते थे कि A और B की वैल्यूज़ ये हैं, ठीक है, ऊपर A और B लिखा हुआ है और नीचे हमने A और B की वैल्यूज़ दे दी। सिमिलर वे में यहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो इससे कि यार यहाँ पे जो है आप पहले ही बता दे रहे हो इसको कि कहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ आएगी। सबसे पहले ID आनी चाहिए, दूसरे नंबर पे नेम आना चाहिए और तीसरे नंबर पे एज आनी चाहिए। और जब आप वैल्यूज़ के अंदर लिखोगे तो पहले नंबर पे आपको वहीं ID लिखनी है, दूसरे नंबर पे आपको नेम लिखना है और तीसरे नंबर पे एज लिखनी है। तो सेम वही चीज़ फॉर्मेट फॉलो करना है, A और B के अंदर वही वाली वैल्यूज़ असाइन हो रही होंगी। तो कुछ इसी टाइप का असाइनमेंट हो रहा है यहाँ पे, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब हम यूज़ करेंगे यूज़र वाली टेबल को, ठीक है। तो हम वही करेंगे, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, यूज़र, ठीक है, इंसर्ट इनटू यूज़र। और इसके बाद जाके यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको, चाहो तो फिर साइड में फटाफट लिख दो जो भी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें इंसर्ट करानी है हमें। ID है और नेम है, एक सेकंड, इस तरीके से नहीं, इसका यूज़र ID, यूज़र अंडरस्कोर ID, कॉमा, फिर यूज़र, जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखी है ना एग्जैक्टली इसको देख लो, यूज़र ID, यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सेम यही चीज़ें आपको लिखनी है इसके अंदर, ठीक है। तो यूज़र ID, यूज़र नेम, फिर ईमेल, फिर PH नंबर एंड इसके बाद एड्रेस। इतना लिख के आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है वैल्यूज़,
जहाँ आपने वैल्यूज़ लिखा उसके बाद आपको चले जाना है नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। वैल्यूज़ लिख के आप चले जाओगे नेक्स्ट लाइन में। अब यहाँ से ब्रैकेट डालो और जो भी आप वैल्यूज़ लिख रहे हो, एक सेकंड इसको थोड़ा सा मैं ऐसा कर देते हैं, अब समझ में आएगा, ठीक है। वो नेक्स्ट लाइन में आ गया, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। तो इंसर्ट इनटू यूज़र, उसका जो भी आपको डेटा डालना है, यूज़र आईडी डालना है, यूज़र नेम डालना है, आपको इसी फॉर्मेट में वैल्यूज़ के अंदर लिखना है, ठीक है। वैल्यूज़ के अंदर जो भी डेटा आएगा वो इसी फॉर्मेट में आना चाहिए। जैसे कि मैं सबसे पहले यूज़र आईडी लिख रहा हूँ, तो मैं 001 लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर मुझे यूज़र नेम लिखना है, मैंने लिख दिया XYZ कुछ भी, ठीक है। बट अब ध्यान रखो, यहाँ पे आपको वेर कैर में लिखना है, तो फिर XYZ आपको इसमें लिखना होगा, क्या कहते हैं, कोट्स में लिखना होगा, राइट। देन वी हैव ईमेल, ईमेल लिख देते हैं ABCDE कुछ भी लिख दिया @gmail.com। वी डोंट केयर, मतलब यहाँ पे ना ईमेल है, बट ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ एग्जैक्टली वैसे ही gmail.com वगैरह करके लिखना है, कुछ वो फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। और अगेन क्योंकि ये वेरकैर में लिखा था हमने, तो इसके अंदर आपको कोट्स देने पड़ेंगे, तो कोट्स बिल्कुल मत भूलना एग्जाम में भी, ठीक है। ये हमने दे दिए कोट्स। इसके बाद तुम्हारा है फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर में कुछ भी वैल्यूज़ डाल दो, ठीक है। बस ये याद रखना है इंट है तो फिर इंटीजर नंबर्स ही डालना और कुछ मत डालना। तो ये कुछ भी लिख दिया मैंने, बस ये फ़ोन नंबर हो ना किसी का रियल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे यार कोई नहीं, किसी का भी फ़ोन नंबर पता नहीं, मैंने रैंडमली कुछ भी डाला है, ठीक है। इट इज़ किसी के लगना नहीं चाहिए, ट्राई मत करना कनेक्ट करके। इसके बाद वी हैव एड्रेस, एड्रेस में आप कुछ भी डाल सकते हो, ABC ब्लॉक, बट अगेन एक चीज़ भूलिए मैं, कोड्स डालने हैं ABC ब्लॉक, ठीक है। ये डाल दिया हमने और यहाँ से कर दो इसको ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो है ना, ये तुम्हारा हो गया एक डाटा, ठीक है। एक डेटा तुमने डाल दिया है अपने उसमें इंसर्ट वाली टेबल में, एक जगह पे तुमने एक रो में डेटा फीड कर दिया है पूरा का पूरा। अब यहाँ से अगर तुम एक कॉमा लगाओ और सेम ऐसी ही इसी वाली लाइन को नीचे एक अलग डिटेल्स के साथ लिख दो, तो तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, दूसरा डेटा हो जाएगा। कुछ इशू नहीं है कि इसको बार बार लिखना है। अगर आपको मल्टीपल रोज में डेटा एंटर कराना है तो सेम यही चीज़ जो ये नीचे वाली लाइन लिखी है, कहाँ से लेके, ये ब्रैकेट से लेके एग्जैक्टली टिल हियर, इसको पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम फॉलो करो, कोई इशू नहीं है, डेटा जो है आपका फीड हो जाएगा। बट अगर मान लो मुझे सिर्फ इतना ही डेटा डालना है, एक ही डेटा डालना था मुझे, तो लगाओ सेमी कॉलन और इसको कर दो क्लोज। अब यहाँ पे आ गया कि भाई एरर आ गया और आउट ऑफ रेंज वैल्यू दे रहे हो आप PH नंबर, फ़ोन नंबर के लिए इस रो में, ठीक है। तो यार कभी कभी आ जाता है, मतलब आप जब वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा दे देते हो तो आपका ये एरर आ जाता है, तो इसके लिए आप अलग डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हो। तो यार इस केस में तुम लोग चाहो तो फिर तुम इसमें वेरकैर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फ़ोन नंबर्स की वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा लंबी होती है कि वो आउट ऑफ रेंज चले जाती है, ठीक है। तो उसको इंट में नहीं लेना है आप लोग, उसको उसके अलावा किसी में भी ले लो, वेरकैर में ले लो, सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से की चीज़ें होती है, कभी कभी इंटीजर वगैरह वैल्यूज़ जो है उसकी एक फिक्स लेंथ होती है, उस लेंथ से ज़्यादा वो नहीं ले सकता वैल्यूज़, बट 10 डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो इस वजह से ये उतनी वैल्यूज़ को नहीं ले पा रहा है। नेक्स्ट वी हैव डिलीट डेटा। अच्छा, इसको एक बार हम कुछ और वैल्यूज़ के साथ एंटर करा के देख लेते हैं, क्योंकि हमें एंटर तो कराना ही है कुछ ना कुछ। सो लेट्स जस्ट चेंज दिस नंबर्स, इनको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। लेट्स सपोज किसी एक जगह में फ़ोन नंबर सिर्फ 4 डिजिट्स का है, ठीक है, बहुत यूनिक जगह है, और इसको हमने किया रन, क्वेरी हो गई ओके, और रो अफेक्टेड ये हमारा आ गया, ठीक है। अब इसको जरा एक बार देखते हैं सिलेक्ट कमांड। अब देखो, अब हम सिलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे, सिलेक्ट स्टार। अब आपको पता है सिलेक्ट स्टार का यूज़ क्यों हो रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र। अब ये शो करेगा जितना भी डेटा उस टेबल के अंदर फीडेड है, वो टेबल एग्जैक्टली मेन टेबल शो होगी अब यहाँ पे, ठीक है। वो हम डिस्क्राइब वगैरह नहीं कर रहे हैं, हम मेन टेबल देख रहे हैं इस कमांड के थ्रू। तो जैसे ही हमने ये किया, ये डेटा का यूज़र आईडी आ गया, नेम आ गया, ईमेल आ गया और फ़ोन नंबर, एड्रेस सब कुछ आ गया। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें वर्क करती है, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी इंसर्ट डेटा। तुम लोग डेटा को इंसर्ट कराएंगे 2-4 कमांड्स और लिखना, और नीचे बताना कैसे कैसे कहाँ पे, अगर कोई एरर आता है तो फिर नीचे कमेंट से बताना कि कहाँ पे एरर आया था और क्या उसको सही सॉल्व करके होगा, ताकि पता चलेगा कि भाई तुम लोग भी इंटरेक्ट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा और उतना अच्छा लगेगा। बाय द वे, टेलीग्राम ग्रुप अगर तुमने ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ तुम लोगों से। 2500 के अप्रॉक्स लगभग कम्युनिटी हमारे पास वहाँ पे है स्टूडेंट्स की, तो उसको ज्वाइन जरूर से कर लेना। बहुत बढ़िया तरीके से तुमको टॉप नॉच मटेरियल्स और सब कुछ चीज़ें मिल रही होंगी वहाँ पे, और कम्युनिटी है तो फिर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना होगा तो फिर वहाँ पे इंटरेक्टिव वे में तुम पूछ सकते हो। नेक्स्ट वी हैव डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन इज इक्वल टू दिस। अगर किसी टेबल में से कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ डिलीट करनी है तो फिर आप क्या करोगे, तो देख लेते हैं। अगर मान लो अभी यहाँ पे तो सिर्फ एक ही डेटा है ना, तो फिर अगर हम जैसे ही हम लिखेंगे वेयर यूज़र आई डी इज इक्वल टू 1, तो यही डेटा उड़ जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करते हैं एक बार, इसी को ही उड़ा देते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, एक सेकंड, नॉट स्टूडेंट्स, यूज़र वेयर यूज़र आई डी
इज इक्वल्स टू, पहले तो एक काम करते हैं, कुछ और गलत यूज़र आईडी लिख देता है 2, ठीक है 2 लिख दिया। अभी यहाँ पे यूज़र आईडी 2 किसी की नहीं है, तो हमने रन करा, 0 रोज अफेक्टेड, किसी भी रो को कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ऐसी कोई रो है ही नहीं जहाँ पे यूज़र आईडी 2 हो। अब इसको हम कर देंगे 1, ठीक है 1 पे रन करके देखते हैं। तो अब देखो 1 रो अफेक्टेड, एक रो को फर्क पड़ गया, कुछ फर्क क्या भाई, पूरी रो उड़ गई। अब ट्राई करते हैं हम सिलेक्ट कमांड, अच्छा ये रही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र करके देखते हैं कि क्या अब वो डेटा है। ऑब्वियसली अब वो डेटा नहीं होगा यहाँ पे, तो एम्प्टी सेट शो हो रहा है और कुछ भी नहीं है अब इसके अंदर। दिस इज हाउ वी एक्चुअली डिलीट समथिंग। सो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन दिस, तो इस तरीके से रन करेगा। देन वी हैव अपडेट कमांड, अपडेट क्या करेगा, अपडेट स्टूडेंट्स सेट दिस इज इक्वल टू दिस वेयर दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब नाम जहाँ पे भी ये है ना, इस नाम की जगह पे जो भी इसकी एज है वो चेंज कर दो। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे आपको कोई चेंज करना है, अपडेट लगाना है, तो वो इस तरीके से कर सकते हो। अच्छा अब इसके लिए मुझे चाहिए अच्छा खासा डेटा इन चीज़ों के ऊपर वर्क करने के लिए, और इन टेबल्स में डेटा है नहीं, तो मैं जाऊँगा किस वाली टेबल में, अपनी लेट मी सी स्कूल वाली टेबल में चले जाते हैं ना, यूज़ स्कूल करते हैं, यूज़ स्कूल, स्कूल को यूज़ किया, शो टेबल्स करेंगे, देखते हैं कौन कौन सी टेबल्स हैं, उसी हिसाब से उनके ऊपर करेंगे। सब्जेक्ट पेपर और टीचर्स, टीचर्स वाली टेबल में जाते हैं ना। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर करते ही यहाँ पे ये आ गया डेटा बहुत सारा। अब मान लो मुझे यहाँ पे कोई चेंज करना है, मैंने देखा कि अरे यार यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं वैसे तो, बट यहाँ पे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, कुछ भी है, मान लो ये 5 ईयर्स है, इंग्लिश में 5 ईयर्स है, मुझे 5 से इसको 7 करना है, तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए डेटा, उसमें आपको क्वेरी लिखनी है कि भाई ये जो 5 है, ये इंग्लिश में जो ये 5 दे रखा है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 5 है, इस 5 को 7 कर दो। तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, अपडेट कमांड का यूज़ करूँगा। अपडेट कैसे, अपडेट जो भी टेबल का नाम है वो डालना है, जैसे कि यहाँ पे टीचर है तो टीचर एंड सेट, अपडेट टीचर सेट, जहाँ पे भी आपको जिस भी चीज़ को चेंज करना है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को चेंज करना है तो ईयर अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर ई एक्स पी है ना, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जो भी एग्जैक्टली यहाँ का नाम है, ये टॉप पे जो भी कॉलम का नाम है आपको वही लिखना है, ठीक है वही यहाँ पे लिखना है। एंड ये सेट दिस इज इक्वल्स टू, आपको पहले का क्या फ़र्क पड़ता है आपको वो नहीं लिखना, ये अभी 5 है, मुझे उससे मतलब नहीं कि ये कुछ भी हो, मुझे बस नई वैल्यू क्या डालनी है वो उससे सोचना है, तो मुझे डालना है 7, ठीक है। अब वेयर कमांड का क्या यूज़ होगा, वेयर ये करेगा कि इसको पर्टिकुलर इसी वाली रो को सिलेक्ट करेगा, बाकी किसी में डेटा चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसी में ही होगा। तो मैं टी आई डी का यूज़ कर सकता हूँ, वेयर टी आई डी, जहाँ पे टी आई डी क्या है इज इक्वल्स टू 5। सिंपल कमांड रन किया, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड और रो मैच्ड 1, एक चेंज हुई है, तो ये सब कुछ शो हो गया। अब एक बार करते हैं शो, सिलेक्ट स्टार किया, अब इसको देखो यहाँ पे अब आपको जो इंग्लिश पे था जो पहले 5 आ रहा था, अब ये हमने कर दिया 7। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें अपडेट होती हैं। तुम लोग भी ट्राई करो, जितना ज़्यादा खुद से ट्राई करोगे चीज़ें देखने से ज़्यादा बेटर है खुद से थोड़ा बहुत ट्राई करो। आई नो टाइम तुम्हारे पास नहीं है उतना, बट स्टिल जितना हो सकता है खुद से ट्राई करो, कमांड्स लिखो, खुद से सोचो कि यार मुझे यहाँ पे ये चेंज करना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंप्यूटर साइंस इंग्लिश ये सब सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, या फिर यहाँ पे आपको टीचर का नाम चेंज करना है कोई, लेट सपोज इंग्लिश कंप्यूटर साइंस में मान लेते हैं कि हम लिख देते हैं मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मान लेते हैं कि कंप्यूटर साइंस में अपना नाम लिख दिया, तो फिर कैसे करेंगे, अमित शर्मा को हटा के हमें कोई दूसरा नाम कैसे लिखना है, तो वही सिंपल अपडेट, वैसे रहने देते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज सिलेक्ट क्वेरीज। अब सिलेक्ट क्वेरीज की हेल्प में करती है, यानी कि अगर आपको कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है ओवरऑल, ठीक है पूरे के पूरे कोड में से कोई एक पर्टिकुलर चीज़ सिलेक्ट करनी है और शो करनी है डेटा, तो उस केस में आप सिलेक्ट यूज़ करते हो, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा जैसे कि सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 कितनी भी चीज़ें तुम सिलेक्ट कर सकते हो किसी टेबल में, और उसमें कंडीशन भी दे सकते हो कि जहाँ पे ऐसी ऐसी कंडीशन है। मान लो कि ये जो टेबल है मैं चाह रहा हूँ कि मैं उन टीचर्स को सिलेक्ट करूँ जिनका एक्सपीरियंस 8 साल से ज़्यादा का है, ठीक है मुझे एकदम टॉप लेवल पे एकदम एक्सपीरियंस टीचर चाहिए, मेरे को ऐसे भैया भैया से नहीं पढ़ना, एकदम एक्सपीरियंस टीचर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे उसमें एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा, ठीक है। या तो फिर मैं उससे 8 साल से कम का डाल सकता हूँ कि ऐसे टीचर्स जिनको 8 साल से कम का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि शायद उनके अंदर एंथुसियाज्म ज़्यादा होगा पढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि बड़े टीचर्स को एंथुसियाज्म नहीं होता, बट ठीक है जनरलाइज नहीं करते इन चीज़ों को। बट हाँ आगे बढ़ते हैं इसमें, जैसे कि हमारे यहाँ पे 8, तो वी विल सी सिलेक्ट सिंपली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ईयर अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन किससे 8।
जहाँ पे भी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 8 से बड़ा है उसको सिलेक्ट करो। तो जैसे ही मैंने ये क्वेरी रन करी तो अब हमारे पास सिर्फ 2 टीचर्स आए हैं और इनका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 10 और 12 ईयर्स का है। देखो 10 और 12, और ये मैथमेटिक्स के जो टीचर थे इनका 8 था, बट मैंने कमांड में लिखा था ग्रेटर देन 8, तो 8 से बड़े, यानी कि सबसे छोटा कम एक्सपीरियंस क्या हो गया, 9 से स्टार्टिंग होगी, बट 9 का कोई था नहीं, फिर से 10 और 12 के ही थे, तो सिर्फ 10 और 12 के आ गए है ना। अब इसी को हम रिवर्स में भी रन कर सकते हैं, जैसे कि मान लो इसको मैं ग्रेटर देन से हम इसको लेस देन कर दें कि भाई 8 साल से कम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसको रन करेंगे तो फिर हमारे क्या आ गए, 7 और 7 आ गए, ठीक है। बेचारा 8 वाले किसी पे आए ही नहीं, चलो कोई नहीं। तो कुछ इस तरीके से यार हम सिलेक्ट कर सकते हैं कमांड्स को, चीज़ों को हम सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। बेसिक ही है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आप क्लॉजेज यूज़ कर सकते हो, जैसे कि डिस्टिंक्ट क्लॉज। डिस्टिंक्ट मतलब सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज़, मतलब अगर आपको डिस्टिंक्ट चीज़ें चाहिए, एकदम अलग चीज़ें चाहिए। इसको रन करके देखते हैं एक बार। मतलब एक टाइप से आप ऐसा समझो कि कई बार होता है ना कि डेटा रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपको डिस्टिंक्ट चीज़ें चाहिए पर्टिकुलर, वो अलग ही जो यूनिक कितने कितने एग्जिस्ट करते हैं, मान लो अलग अलग जगह पे कंप्यूटर साइंस फिजिक्स, फिजिक्स फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस फिजिक्स फिजिक्स, इस तरीके से डेटा दे रखा है। तो अगर आपको सिर्फ वो चाहिए कि एक एक डेटा सब में से निकल के आ जाए, तो वो आपको इसके थ्रू मिलेगा। कैसे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, बट यहाँ पे जैसे कि मैं डाल सकता हूँ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में ही मल्टीपल वैल्यूज रिपीट हो रही है ना। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एक सेकेंड, एक्सपीरियंस को लिखा ई एक्सपी है ना, ईयर ऑफ ई एक्सपी फ्रॉम किस में से, टीचर। रन किया। अब देखो ये जो वैल्यूज आई है ना, अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पे टॉप में जो सबसे सारी की सारी टोटल वैल्यूज थी वो क्या क्या थी कि भाई 10, 8, 12, 7, 7, ठीक है। 7, 7 2 बार आ रहा था, बट जब मैंने इसको रन किया ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को, तो यहाँ पे जो टेबल बनी है वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आई हैं। मतलब कि डिस्टिंक्ट करेगा क्या, उस पर्टिकुलर टेबल में से जो भी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, बार बार आ रही हैं, उनको हटा देगा और सिर्फ एक बार दिखा देगा कि भाई ये चीज़ें हैं, ठीक है। यही चीज़ें हैं जो कि डिस्टिंक्ट हैं। और इसके अलावा मतलब जितने भी टीचर हैं, मतलब ये है ना बेसिकली कहने का मतलब कि जितने भी टीचर हैं उनके पास एक्सपीरियंस या तो 10 साल का होगा, या तो 8 का, या तो 12 का, या तो 7 का, इन्हीं में से ही होगा कोई ना कोई। सो हमने डिस्टिंक्ट कर दी वैल्यूज़, और जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही है उनको हटा दिया, सिंपल। देन वी हैव वेयर। वेयर किस लिए यूज़ होता है, कोई रिकॉर्ड को फिल्टर करना है, कोई एक पर्टिकुलर वो लगाना है, भाई इस सैलरी इससे ज़्यादा होनी चाहिए या फिर ये होना चाहिए, कोई ना कोई पर्टिकुलर वो लगाना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वेयर यूज़ करते हैं कि भाई एक रिस्ट्रिक्शन लगानी, एक बाउंड्री लगानी है कि जहाँ पे ऐसा कुछ है, जहाँ पे सैलरी इतनी है, जहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इतना है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, वेयर का यूज़ करते हैं। देन वी हैव ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या करता है भाई, असेंडिंग डिसेंडिंग में भी तुम ऑर्डर सेट कर सकते हो। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर ऊपर आए और जिनका एक्सपीरियंस कम है वो नीचे आए, ठीक है। मोस्ट एक्सपीरियंस ऊपर आए, तो फिर उसमें हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। सॉर्ट करने के लिए इसमें हम डिसेंडिंग में करेंगे, क्योंकि जिनका ज़्यादा है एक्सपीरियंस वो ऊपर आने चाहिए, जो ज़्यादा वाली वैल्यू ज़्यादा वैल्यू, जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है वो ऊपर, और जिनका एक्सपीरियंस कम है, नंबर कम है, वो नीचे। तो अब देखते हैं, सेलेक्ट स्टार, एक सेकेंड यहाँ पे आ गए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कहाँ, टीचर्स, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे ऑर्डर बाय, जिस भी चीज़ के ऊपर आपको ऑर्डर करना है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एंड पीछे लिख देंगे जो भी आपको डिसेंडिंग करना है तो फिर DESC, डिसेंडिंग, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने कमांड लिख दी है यहाँ पे। अब इसको रन करते देखते हैं। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई हमारी। टीचर, ओके, टीचर था इसका नाम, मैंने टीचर्स लिख दिया। तो छोटी मोटी गलतियों का ध्यान रखना है, ठीक है, ये सब गलतियाँ नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। ओके, अब हमने रन कर दिया। अब ये देखो जो भी चीज़ आपको दिख रही है, अभी आपको दिख रहा है सबसे पहले 12 वाला आया, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो फिजिक्स में है, दैट इज़ राकेश यादव सर, इनका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है। देन वी हैव 10 ईयर्स जो भी है कंप्यूटर साइंस, ये अमित शर्मा जो भी है, ठीक है, इनका एक्सपीरियंस नेक्स्ट पे है। तो कुछ इस तरीके से आपका एक्सपीरियंस वाइज आपने इसको क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया है। अगर आप DSC हटा देते, मान लो मैं सेम यही रखता हूँ बट ये DSC हटा देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा आपका, ये नॉर्मली आएगा, यानी कि असेंडिंग में आएगा, ठीक है। असेंडिंग जो होता है वो डिफॉल्ट होता है। अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये डिसेंडिंग है, तो फिर DESC करके लिख के देना पड़ेगा उसको। तो ये है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का मतलब होता क्या है कि वो ऑर्डर में लगा देगा, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, जो भी नीड के हिसाब से।
तो यार वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्ग, ठीक है, इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है एक्चुअली, स्पेस फ़ोन में आ रहा है। तो फिर बाकी का जो होगा हम इसके आगे का, दैट इज़ ग्रुप बाय से लेके इसके आगे हैविंग एंड ऑपरेटर्स और इसके आगे का जो भी है, ये हम कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में एसक्यूएल के पार्ट 2 में, ठीक है। तो उसको भी देख लेना, और तब जाके आखिरी में नेचुरल जॉइन, इक्वी जॉइन, ये सब कुछ उसमें हम डिटेल में कर रहे होंगे। लास्ट पार्ट जो एसक्यूएल का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें, इस पार्ट में इतना ही था। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाय।